आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस के तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आपके लिए वही जीएस की क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। प्रैक्टिस सेट आपके एसएससी जीडी का है। बहुत ही अच्छा ये प्रैक्टिस सेट है और आप निश्चित इससे आप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके पेपर में। तो इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपको लेवल पता चल जाएगा कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हर सिलेबस से चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, जिस जिस टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आप इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जान जाओगे। क्वेश्चन भी आपको हूबहू ऐसा ही मिलने वाला है पेपर में। इसलिए क्लास को पूरा देखना। हमारे चैनल पर नए जुड़े हो, पहली बार जुड़े हो, पहली बार हमारी वीडियो आप तक पहुंची है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहली वन महानिरीक्षक निम्न में से कौन थे? क्या बताना है कि भारत में पहले वन जो निरीक्षण होते हैं, महानिरीक्षक होते हैं, वो कौन थे? किसकी बात कर रहा है? पहले की बात कर रहा है। तो आपके 4 ऑप्शन होते हैं हर वनडे एग्जामों में। उसमें आपको आपका बेस्ट ऑप्शन जो आपका सही वाला आंसर होता है उसको देना होता है और आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। डायटिच आपके ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको वहाँ ऑप्शन मिलते हैं, आपको आपका सही ऑप्शन गोला करके आगे बढ़ना होता है। जितनी जल्दी आप जीएस के क्वेश्चन को करोगे उतना ही ज़्यादा आपको टाइम मिल जाएगा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करने में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्मारक स्थल युग्म सुमिलित नहीं है? ये स्थल है जो आपका स्थल सुमिलित नहीं है उसकी बात कर रहा है। मतलब 3 ऐसे हैं जो सुमिलित हैं और एक ऐसा है जो सुमिलित नहीं है। मान लिया जाए कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप अपने दिमाग का उपयोग करोगे तो ऑप्शन को धीरे धीरे काटना स्टार्ट कर दोगे। जैसे सबको पता है कि कुतुब मीनार कहाँ पे है, ये दिल्ली में है, जो इल्तुतमिश के द्वारा और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। दोनों को मिलकर बनवाया था और ये दिल्ली में स्थित है। आपने पहला एक चीज़ पकड़ लिया कि डी ऑप्शन तो इसमें से सम्मिलित जो है वो है, तो पहला वाला सही होगा। और इसमें हमें को ढूंढना क्या है, वो है नहीं वाला। तो जब नहीं वाला ढूंढना है फिर आ जाते हैं आमेर का किला, ये जयपुर में है, नाम सुना होगा, ये भी सही हो जाएगा। अब आपको कन्फ्यूजन होगा ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में। तो एकतमा दुल्लाज का जो मकबरा है वो आगरा, ये भी सही है। और जो आपका गलत वाला हो जाएगा वो हो जाएगा चांद मीनार देवेरी, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो आपका जो इसमें आपके ऑप्शन के तहत है जो सुमिलित नहीं था वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका सुमिलित नहीं था। कुतुब मीनार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुब मीनार और इल्तुतमिश और उसके बाद में जलालुद्दीन, ये तीनों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक नहीं है? हिमालय की लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक नहीं है। मतलब 3 है और 3 में एक है ऐसा है जो नहीं है। नहीं वाला ऑप्शन फेल्ड करना है आपको। जो भी पीर पंजाल धौराधर आपके बेस्ट ऑप्शनों में से 4 ऑप्शन देता है आपको कंफ्यूजन करने के लिए। कंफ्यूजन हमेशा 2 ऑप्शनों में होती है। जैसे इसमें आपको धौलाधर और पीर पंजाल में मुझे 2 ऑप्शनों में आपको, और उसके बाद में ऑप्शन सी जास्कर, इन तीनों ऑप्शनों में कंफ्यूजन रहेगा। और जो आपके इसमें आपका करेक्ट आंसर बनेगा कि जो एक नहीं है वो आपका हो जाएगा जास्कर। सी वाला आपका ऑप्शन सही है। और इसमें जो पीर पंजाल है, दोरासर है, नागटिम्बा है, ये सारे हैं वो हिमालय की श्रेणियों में माने जाते हैं। तो आगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक नहीं है, तो जास्कर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लघु की हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में इसका स्थान नहीं आता है।
आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। एक लेखक एक पुस्तक का नाम दिया हुआ है, हाउस मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड। ये आपकी पुस्तक है और इसके नामक पुस्तक के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। अमर्त्य सेन, रघुराज, जयराम, कैलाश सत्यार्थी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और जैसे आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये आपके एसएससी जीडी का बढ़िया क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे मान लीजिए एसएससी जीडी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया। अब जब आप पढ़े रहोगे कि हाउस मेकर्स एंड द स्टेट लीव कम्युनिटी बिहाइंड, जब ये पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आपको करने में बहुत ही मजा आएगा, लगेगा कि जीएस एकदम सरल क्वेश्चन आया था। लेकिन आप जब क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो आपको यही क्वेश्चन बहुत टफ लगने लगते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रघुराम राजन। अब आपसे क्वेश्चन की गलती नहीं होगी। जैसे ही आप देखोगे कम्युनिटी बिहाइंड किसकी नामक पुस्तक थी, तो आप फट से लगा दोगे रघुराम राजन की थी। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 को ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा अम्ल मानव में मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार है। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अम्ल मानव में मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार है। अब आपको बताना है कि जब मांसपेशियों की जब थकान होती है, आप लोगों ने देखो ज़्यादातर ये बूढ़े व्यक्तियों में पाई जाती है ये अम्ल की जो कम मात्रा, और इसलिए उनकी मांसपेशियों में हमेशा खिंचाव दर्द हमेशा रहता है। तो अम्ल बताना है कि इसके लिए कौन सी अम्ल जिम्मेदार होती है, तो वो होती है आपकी लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इस अम्ल की वजह से इनको थकान, मांसपेशियों में थकान के लिए जिम्मेदार होती है। अच्छा क्वेश्चन था, कौन हो जाएगा, लेटिक्स अम्ल। अब आप लोग बताइएगा कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। भारत में उपनिवेशक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया। भारत की बात कर रहा है कि भारत में औपचारिक जो निवेश था वो दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था, कि अब ये यहाँ कारखाना लगाया जाएगा, हमारे भारत की बात कर रहा है। और वो सन था हमारा 1881 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसी से हमारी भारत की कह लीजिए तो तबाही स्टार्ट हो गई थी। अंग्रेज से पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे। लेकिन जब पुर्तगाली हमारे भारत में आना स्टार्ट कर दिए थे, तभी से हमारे भारत की नींव को वो हिलाना शुरू कर दिए थे। 1881 में ये क्या हुआ था, कारखाना अधिनियम पारित कर दिया गया था। पारित का मतलब ये होता है कि अब इस चीज को हमने लिखित दस्तावेज में कर दिया है, अब ये पारित हो गया है। ये स्टार्ट तब होता है जब वो बनकर तैयार हो जाए और उस पे कार्य चालू हो जाए लेन देन का, तो वो चालू हो जाता है, पारित हो जाता है, मतलब किसी अधिवेशन को पारित कर देना, अब वो आगे भविष्य में होगा, ये होता है पारित करना। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 को ये देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, कश्मीर घाटी में हिमोड के साथ स्थानांतरण स्थापित हिमनदीय मिट्टी और अन्य सामग्री के ठोस निरपेक्षों को फिडेडेस कहा जाता है। आपका अच्छा क्वेश्चन है और वो कहा जाता है करेवा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे लेकर चलते हैं। जैसे ये सब सारे क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 28 और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। गोवा
गोवा एक ऐसा राज्य जिसमें पुर्तगालियों ने सबसे पहले एंटर की थी। पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले जो एंट्री मिली थी वो मिली थी गोवा में। गोवा हमारा में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में गोवा से गए थे 1961 में। हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन गोवा आज़ाद हुआ 1961 में। आज भी गोवा में अनुच्छेद 44 अभी भी लागू है, जिसे कहा जाता है समान सिविल संहिता। गोवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा में कौन से अनुच्छेद अभी लागू हैं, तो अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। तो आपका गोवा सबसे बाद में जो आज़ाद हुआ था, और वही पूछ रहा है कि गोवा का वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो आपको बताना है इसमें जो 4 ऑप्शन है आपके, तो गोवा वाला बताना है और वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका आंसर बहुत ही कम बच्चों को पता रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का अब आप अपने जीवन में नहीं भूलोगे कि गोवा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर और देखते हैं कि 29 क्या कहता है कि पालक में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। पालक आप लोगों ने बहुत खाया होगा, पालक की सब्जी खाते हो साग बनाकर, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है और वो हो जाएगा ऑर्गेजेलिक अम्ल, ऑप्शन सी। ऑर्गेजेलिक अम्ल आपका पाया जाता है पालक में। अब आप लोगों के एक ऑप्शन दिख रहा होगा साइट्रिक अम्ल। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ये है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। और जो पालक में पाया जाता है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30, जो आपके फुल फॉर्म बताना है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ये कह लीजिए तो कंप्यूटर बेस्ड मुझे सवाल लग रहा है। और वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या होगा, तो आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म बताना है। और इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर वही सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेक्नो टेलीकम्युनिकेशन, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही कम मिलेंगे जिसमें आपके फुल फॉर्म वगैरह पूछी जाए। अगर वो पूछी जाती है तो आपको मिल जाता है WTO, WHO, ये सब सारी चीज़ों का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। सार्क का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इनकी स्थापना पूछी जा सकती है। लेकिन आप जितने अच्छे क्वेश्चन पढ़ोगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होने वाला है। आपके अगले क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? गोदावरी नदी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। आपको क्या बताना है कि गोदावरी का उद्गम स्थान कौन सा है। आगे आपको दिख रहा है कि सहायक नदी नहीं है। अभी क्या होता है, हमको बताना होता है कि कौन सी नदी सहायक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि गोदावरी के सहायक नदी नहीं है। मतलब इसमें जो 3 नदियाँ होंगी वो उनकी सहायक होगी और एक नदी ऐसी होगी जो उसकी सहायक नदी नहीं होगी। तो हेमवती जो नदी है वो इसकी सहायक नदी नहीं है। बाकी इंद्रवती, परबा, मनेर, जितनी भी नदियाँ हैं ये सब गोदावरी की सहायक नदियों में सम्मिलित है। तो कौन सी नदी है जो सम्मिलित नहीं है? हेमवती नदी है, ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कैंसर का इलाज कराने और कैंसर रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वाला विशेषज्ञ कहलाता है।
तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कैंसर रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो होने के बाद में बहुत ज़्यादा आपको जीने के चांसेस कम हो जाते हैं, वरना है तो आप अमेरिका वगैरह में जाओ दवाई कराओ तो जल्दी बेहतर हो पाओगे, लेकिन फिर भी समस्याएं बहुत आती हैं। तो कैंसर का इलाज करने और कैंसर रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वाले विशेषज्ञ का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप अपने ऑप्शन को बताइएगा। ये आपके लिए मैं होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कैंसर के इलाज के लिए रोगियों या कैंसर रोगियों को चिकित्सा देखभाल करने के लिए विशेषज्ञ का आपको नाम बताना है। आपके सामने चारों ऑप्शन है और आपको अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने निर्वाचन होने के बाद भी अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दिया था? किसने अध्यक्षता पद से इस्तीफा दिया, ये आपको बताना है। और नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? वो नाम आपको याद होगा, सुभाष चंद्र बोस। ये ऑप्शन, एक बार इन्होंने बाद में जाकर अध्यक्षता की थी कांग्रेस पार्टी की, 1939 वाला जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ, उसके पहले इन्होंने, उसके बाद में इन्होंने एक पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानी जाती है। बहुत बार पेपर में आया है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई पार्टी का क्या नाम था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी का नाम था। सुभाष बोस की याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अब इस लेटेस्ट पूछा जाता है कि जो 23 जनवरी है, 23 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस की याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, इन्हीं के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन भी किया गया था। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? किसकी बात कर रहा है? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? आपको पता होगा कि राज्यसभा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आया है। लोकसभा और राज्यसभा का ये दोनों क्वेश्चन आपको निरंतर आपके पेपर में मिलते हैं, तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चनों को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप लोग पहले समझ लीजिए। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? एस राधाकृष्णन। अब आप गलती नहीं करोगे क्योंकि आपको आपका आंसर पता चल चुका है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। आपका असत्य कथन बताना है, इसमें जो चारों ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो ये बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो उपराष्ट्रपति का चयन 7 वर्ष की अवधि के लिए होता है। असत्य कथन को बताना था, और जो असत्य कथन है वो आपको इसमें चेंज करना। तो उपराष्ट्रपति का चयन 7 वर्ष की अवधि के लिए होता है। उपराष्ट्रपति का चयन 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। इसमें दिया कथन सत्य, सत्य वाला बताना है, सॉरी सत्य वाला बताना है। तो सत्य आपका है 7 साल की अवधि के लिए होता है। ये आपको पता होगा, ये तो वैसे ही गलत होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हम लोग 5 वर्षों में करते हैं, 6 वर्ष के लिए होता है, ये भी गलत हो गया। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो गया। सबको पता है ये क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति हमारे भारत में कितने दिन के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं था, ऑप्शन सी को गलत कर देना था। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। देखते हैं कि राज्य की मंत्रिपरिषद समूह रूप से इसकी फिर देश के प्रति जिम्मेदार होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसकी जिम्मेदार होती है? राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय या फिर मुख्यमंत्री?
4 ऑप्शन है और वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विधानसभा। छोटा सा क्वेश्चन था, करके आप आगे बढ़ जाओगे और अगले क्वेश्चन पर आओगे, क्वेश्चन नंबर 37 पर। निम्न में से कौन से ग्रंथ मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स को स्रावित करती है? मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स को, ऐसी कौन सी वो ग्रंथ है जो इनको स्रावित करती है? थायराइड हो गया, पीनियल हो गया, थाइमस हो गया, अधिवृक्क हो वृक्क हो गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है कि ऐसी कौन सी ग्रंथ है जो इसको स्रावित करती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पीनियल। बी ऑप्शन पीनियल ग्रंथि है, ये आपको स्रावित करती है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपकी क्लास के, तो क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 38 पे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी? कहाँ पे की थी? शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1901। क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर? 1901 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं 39 क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। 39 और 40 दोनों क्वेश्चन आज की क्लास के आपके सामने आ गए हैं। एक है 39, एक है 40। तो निम्नलिखित में से किस में एक समस्थानिक रूप से ड्यूटेरियम होता है? और दूसरा है प्रसिद्ध लोक गायक भिखुदान गोविंद भाई गढ़वी निम्नलिखित में से किस गीत शैली से संबंधित थे? ये अच्छा नाम है आपका 40 वाला, प्रसिद्ध लोक गायक थे भिखुदान गोविंद। तो आपको बताना है कि ये जो भिखुदान गोविंद भाई थे वो किस शैली से संबंधित थे। अलग अलग गायकों की अलग अलग शैलियां होती हैं और इसमें जो आपका ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, डायरो। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 39 है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो 2 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं और बाकी मैंने 18 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। क्लास कैसी लगी, क्लास का कंटेंट कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भेजें और आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है तो क्लास को पूरा देखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। फिर हम आपको मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली कंटेंट, अगली क्लास के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में।